सभी को नमस्कार, प्रणाम। तो आज का शुभारंभ करते हैं हम क्लास का। और 9th चैप्टर में कुछ रह गया था, तो उसको हम शेष था उसको पूरा करते हैं। हम यहाँ जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, ऊर्ध्वगामी, अधोगामी, वमन कारक द्रव्य और अधोगामी द्रव्य यानी विरेचन कारक द्रव्य, इनकी चर्चा कर रहे थे और उसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। तो इसी प्रकार हमने देखा था कि आकाश, पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान द्रव्य जो होते हैं क्या करते हैं, वो सब के सब विरेचन कारक होते हैं। और वमन कारक अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव्य होते हैं। और ऐसी प्रकार आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य ये शमन का कार्य करते हैं। यानी आकाश महाप्रधान द्रव्य वो होते हैं जो अंदर से अक्सर कर आपने देखे होंगे खोखले होते हैं। खोखले जैसे घिया है, लौकी है जिसको बोलते हैं ना, और क्या हो सकता है, कद्दू है, इस तरह की सब्जियां हैं। ये सब आकाश महाभूत प्रधान द्रव्य की श्रेणी में आ जाती हैं। और जो अंदर से खोखले होते हैं जैसे नारियल, ये आपका कहीं मन नहीं लगता, ये सारे काम में ये हेल्प करते हैं, हर काम में ये शमन करते हैं। ये दवा बीमारियों का शमन करते हैं। कोई भी बीमारी है शरीर में उसको भगाने में मदद करते हैं, ये यानी शमन का कार्य करते हैं। तो हमने वमन कारक द्रव्य देखे थे, तो वो कौन कौन से होते हैं, वो अग्नि और वायु महाभूत प्रधान द्रव्य होंगे। और विरेचन कारक यानी मुंह से लेकर के खाना जो अंदर गया है और इसको एनस से तक बाहर निकलने तक की यात्रा में जो विरेचन का कार्य होता है औषधियों के माध्यम से पंचकर्मा में, उसमें पृथ्वी और जल महाभूत प्रधान द्रव्य माने गए हैं। और इसके बाद में आकाश महाभूत प्रधान जो है द्रव्य, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर में शमन कार्य करते हैं। यानी शमनीय कार्य जो भी होगा, यानी सफाई का काम करते हैं। जब कभी भी हमारे कोई परिवार का सदस्य बीमार होता है तो अक्सर कर ये कहा जाता है कि उसको घिया की, लौकी की सब्जी दो, है ना। तो ये क्या है, आकाश द्रव्य। तो हमारी दादी नानी ये सब का सेवन कराती थी, हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, और डॉक्टर भी कई बार कहने लग जाते हैं जिनको नॉलेज है, जानकारी है। तो ये क्या करते हैं, शमनकारी द्रव्य कहलाते हैं, शमन कार्य करते हैं, यानी बीमारियों का नाश करते हैं। अब हम चर्चा करते हैं वीर्य की। आचार्य चरक कहते हैं कि जिसमें जो क्रिया जाती है वह इस द्रव्य का वीर्य या शक्ति कहलाती है, या पोटेंसी। कोई भी कार्य बिना वीर्य के संभव नहीं हो सकता, यानी उसकी क्या है, वो पोटेंसी है, उसकी पावर है, ठीक है, उसकी शक्ति है। और कार्य के भेद देखें तो, वीर्य के भेद देखें तो वो कितने प्रकार के हैं, 8 प्रकार के माने हैं। यहां तक कहा गया है कि कोई भी कार्य बिना वीर्य के संभव नहीं है, ठीक है। वीर्य का मतलब पोटेंसी, पावर, शक्ति,
है ना। वीर्य के 8 भेद माने हैं और चरक और वाग्भट ने 8 भेद माने हैं और 2 भेद महर्षि सुश्रुत ने माने हैं। बीस गुणाधिक कर्मों में से 8 उत्कृष्ट गुणों को वीर संज्ञा दी गई है। यानी 20 गुण हैं हमारे। ऐसे तो सृष्टि में 51 गुण माने जाते हैं, लेकिन मुख्य गुण क्या है, 20 ही हैं। और वो 20 जो है, उन 20 गुणों में से 8 उत्कृष्ट गुणों को, यानी अच्छे गुणों को, उच्च कोटि के गुणों को वीर की संज्ञा दी गई, क्योंकि वो पावर या पोटेंसी प्रदान करते हैं, इसलिए। अब इन गुणों को देखते हैं तो इनका पेयर नजर आता है, ये हमको जोड़ा है। ये जोड़े से कार्य करते हैं सारे गुण। इनका अपना एक जोड़ा है, हर एक गुण का अपने अपने साथ में जोड़ा जुड़ा हुआ है। जैसे गुरु स्निग्ध, है ना, गुरु स्निग्ध। स्निग्ध नहीं, सॉरी, गुरु लघु। तो गुरु बने भारी, लघु बने हल्का, उसका विपरीत गुण। इसलिए स्निग्ध का रुक्ष, स्निग्ध का चिकना, रुक्ष का ड्राई, तीक्ष्ण यानी तीखा है, और मृदु, शीत और उष्ण। शीत माने ठंडा, उष्ण यानी गर्म। अब यहां अंतर कहाँ आया, तो आचार्य सुश्रुत ने क्या बोला, गुरु लघु वीर नाम मानकर विशद पिस्सिल को वीर माना है। तो उन्होंने क्या बोला कि विशद और पिस्सिल को वीर माना है। केवल इन दो गुरुजनों के या हमारे आचार्यों के जो वक्तव्य में अंतर केवल 2 ही जगह दिखाई देता, बाकी तो सब में वही है। इसमें कोई ज्यादा चिंतन की आवश्यकता है नहीं। तो 2 वीर्य, शीत व उष्ण वीर्य, 2 वीर्य सौम्यता व अग्नेयता, इन वीर्यों में से सभी 8 वीर्यों का समावेश होने से वीर्य की संज्ञा 2 मानी गई है। अब इनमें आपस में समावेश होने से कई कई आचार्य जो हैं 2 ही मानते, क्योंकि इनका आपस में गुणों का सामंजस्य, एक दूसरे से मिलाव है। ये मिल जाने के कारण या आपसी समावेश के कारण वीर्य को उन्होंने 2 ही माना है। ठीक है, तो उष्ण वीर्य होगा और शीत वीर्य होगा। इस तरह से उन्होंने 2 ही वीर्य की संज्ञा दी। अब कितने वीर्य हुए, 8 की जगह हमारे पास उष्ण और उष्ण यानी गर्म, और शीत वीर्य ठंडा, कोल्ड इसको बोलते हैं। तो यहां तक क्लियर हो गया विपाक। जठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में जो रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं।
मतलब क्या, साधारण भाषा में बात करें तो हम जठराग्नि यानी पेट के अंदर, जठर यानी स्टमक, अग्नि यानी अठर, उसके अंदर लगने वाली जो भूख लगती है या जिसके कारण भूख लगती है, तो जठराग्नि के संयोग से रसों की परिणति के अंत समय में, यानी रसों का जो परिणाम देखने को मिलता है पाचन के बाद, अंत समय में जो रस उत्पन्न होता है उसे विपाक कहते हैं। यानी पाचन के बाद जो रस उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? विपाक कहते हैं। समझ में आ गया? यहां तक तो क्लियर हो गया आपका। यानी विपाक क्या हो गया? यानी पाचन, जो हमने खाना खाया है उसका पाचन हो गया, पाचन के समय जो रस था वो हमने खट्टा मीठा जो भी लिया था, उसके बाद पाचन के बाद जो प्राप्त हुआ रस वो विपाक कहलाता है। यहां तक क्लियर हो गया? विपाक की यह परिभाषा जो आचार्य वाग्भट ने दी है, आयुर्वेद में अधिक मान्य दिग, जिसको मान्यता सबसे ज्यादा प्राप्त है वो किसकी परिभाषा है? महर्षि वाग्भट को। तो महर्षि वाग्भट ने जो अंतिम परिभाषा दी है, क्योंकि ये बाद में आए सभी ऋषि मुनियों के, इसलिए इन्होंने अभी आधुनिक ऋषि का दर्जा इनको प्राप्त है। तो सबसे ज्यादा मान्य ये है। विपाक के इन्होंने 3 भेद बताए गए हैं। तो एक तो मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। आचार्य ने केवल 3 ही भेद बताए हैं। और वो कौन कौन से हो गए? मधुर विपाक, जाम हो गया लगता है। हाँ, ये आ गए तीनों विपाक। 3 विपाक बताए हैं। इसके भेद कितने हैं? 3 प्रकार से। तो मधुर विपाक, अम्ल विपाक और कटु विपाक। ये तीनों, ये भेद जो हैं हमारे सामने हैं। तो मधुर विपाक वह लवण रस का होता है। मधुर विपाक किस किस का होता है? इसमें हल्का सा नमक वाला रस जरूर मिला होगा। ठीक है ना? मधुर विपाक अपने आप में मीठा तो है ही, लेकिन ये मधुर रस से युक्त होता है। मधुर युक्त के साथ में लवण भी इसके साथ में होता है। तो मधुर और लवण दोनों, लवण का मतलब नमकीन, ये दोनों के साथ में मिला होता है। ये मधुर विपाक का ही भाग है, पार्ट है। अम्ल विपाक यानी अम्ल रस का होता है। और कटु विपाक नहीं, कटु तिक्त कषाय, ये जो होते हैं ना 3 रस जो बाकी के, ये कटु तिक्त कषाय रस का होता है। आशा आचार्य सुश्रुत ने 2 ही विपाक माने हैं, एक तो मधुर और कटु। वो अम्ल को मानते नहीं। लेकिन आज की परिभाषा में हम लोग मधुर, अम्ल और कटु तीनों ही मानते हैं। तो हमें क्या याद रखना है? अभी 3 विपाक का ध्यान रखना है। एक तो मधुर, अम्ल और कटु। जो भी चिकित्सा करनी है वो शरीर में इसी से होगी। ठीक है? प्रभाव, रसादि उत्पन्न होने पर भी जो विशिष्ट कर्म होता है वह प्रभाव कहलाता है। तो रसादि कर्म
सॉरी, रसादि समान होते हुए भी, चाहे रस समान है फिर भी होने पर भी जो विशिष्ट कर्म होता है वो, यानी इसके बाद जो प्रभाव छोड़ता है, वो जो कर्म होता है वो प्रभाव कहलाता है। विशिष्ट कर्म जो होता है, रस भले ही समान है फिर भी जो विशिष्ट कर्म होता है, यानी उसके बाद का जो कार्य होता है उसका, वो क्या कहलाता है? प्रभाव कहलाता है। उदाहरण के लिए दंती व चित्रक रस, ये दो औषधियों के नाम हैं। दंती व चित्रक रस वीर्य विपाक सभी में समान है, इनमें वीर्य और विपाक सभी में समान है, फिर भी दंती विरेचक है। और चित्रक चित्रक अभी इसको विरेचक नहीं माना है, ठीक है। दंती को क्या माना? विरेचक माना है। ये क्या करती है दंती, जो दवा है, ये शरीर के अंदर से सभी उसको निकाल के बाहर, विरेचक है मतलब मुंह से कोई भी खाना गया है तो उसको एनस से, पार्ट से बाहर निकालेगी, यानी गुदा से, शरीर से बाहर निकालेगी। तो कोई भी बीमारी है उसको भी ये निकालने में सहयोगी स्थिति देती है, ठीक है। तो इसलिए इसको बताया गया है। तीनों इनके चाहे विपाक भले समान है लेकिन ये है बड़े विचित्र चीज, तो इसका जो प्रभाव है वही माना जाएगा। तो इसलिए कई औषधियां समान होते हुए भी उनके प्रभाव का अंतर देखने को मिलता है। जी, कुछ कह रहे हैं क्या आप? तो प्रभाव, नहीं, मैं कुछ नहीं। तो आचार्य सुश्रुत ने ही व्यापक माना है और मधुर व कटु। मैं फिर से रिपीट करता हूँ। प्रभाव, प्रभाव में क्या है? रसादि समान होने पर भी जो विशिष्ट कर्म होता है प्रभाव कहलाता है। प्रभाव की परिभाषा क्या हुई? रसादि, रस सबली समान हो लेकिन इनके जो विशिष्ट कर्म होते हैं, जो काम करने की तरीके हैं, उसके काम, जैसे पेट को साफ करना है, विरेचन करना है, तो पेट को क्या कर रहा है? साफ कर रहा है, तो विरेचन का कार्य है। इसके जो कार्य है ना विरेचन वाला, इसके कारण ही इसको क्या माना है? इसका प्रभाव माना गया। इसका जो कार्य है वही अंतिम कार्य, वो प्रभाव कहलाएगा। इस तरह से इसको मानना होगा, ठीक है। सॉरी, ये जाम हो गया था, फिर से वापस शुरू करते हैं। मैं तो प्रभाव, प्रभाव की परिभाषा हम देख रहे थे। रसादि समान होने पर भी जो विशिष्ट कर्म होते हैं वही प्रभाव कहलाते हैं। और उदाहरण के तौर पे देखा जाए तो दंती और चित्रक,
ये दोनों ही औषधियां हैं। दोनों ही का जो है रस, वीर्य, विपाक सभी कुछ समान है, लेकिन इनका जो प्रभाव है वो थोड़ा अलग दिखने को मिलता है, जिसके कारण इसको विरेचक माना। दंती का क्या प्रभाव है? विरेचक है। जबकि चित्रक का ग्राही है, यानी आपके शरीर में से कोई चीज बह रहा है तो उसको ग्राही, रोकने का काम कर सकता है। कौन? चित्रक। यानी कुछ बह रहा है शरीर में, कुछ भी बह रहा है, या मल बह गया शरीर में, ये दस्तावर हो सकता है। दंती क्या है? विरेचक है। शरीर में दस्त वस्त लग रहे हैं तो आपको ये पेट साफ करने में मदद करेगा, कॉन्स्टिपेशन है, कब्ज है तो। लेकिन चित्रक क्या करता है? चित्रक ग्राही है, उसको रोक सकता है मल को। दस्त आ रहा है तो दस्त को रोक लेगा। बाकी सारे गुण इसके समान है, लेकिन इसका प्रभाव थोड़ा सा अलग है। तो यही जो प्रभाव है, मतलब ये जो इसका कार्य है, वो कार्य करने का जो क्षमता है वही क्या कहलाएगा? इसका प्रभाव कहलाएगा। तो प्रभाव की परिभाषा क्या हुई? चाहे वो रस में, वीर्य में, विपाक में, सभी में समान हो उसके गुण, लेकिन उसका जो कर्म है यानी उसका कार्य है वो अलग है। जैसे दंती का विरेचक है, यानी पेट की सफाई करने का कार्य है, और चित्रक का क्या कार्य है? ग्राही, ये रोकता है। तो दोनों का सब कुछ गुण समान होते हुए भी प्रभाव दोनों का अलग है। तो यही एक प्रकार से प्रभाव है, उसका उदाहरण दिया है महर्षि ने। इसका कारण संहिताओं में प्रभाव माना गया है। मतलब इसका कारण संहिताओं में प्रभाव माना गया है। इसी को विचित्र प्रत्यारब्ध भी कहते हैं। विचित्र प्रत्यारब्ध क्या कहलाएगा? यही कार्य, कि सब कुछ समान है। एक आदमी दिखने में बिल्कुल समान है, फोटोकॉपी है, लेकिन उसका जो काम हो रहा है वो अलग हो रहा है ना? तो यही विचित्र प्रत्यारब्ध कहलाएगा। विचित्र प्रत्यारब्ध यानी समान होते हुए भी अलग है। फिर से आगे देखते हैं तो अपन विचित्र प्रत्यारब्ध के उदाहरण में देखें, ऐसी कई चीजें हैं जो समान होते हुए भी विचित्र प्रत्यारब्ध है, अलग है, मतलब उसके प्रभाव अलग छोड़ते हैं। गुणों में सब कुछ समान है, जैसे जौ, गेहूं, मछली, दूध, सिंह मांस व सूहर मांस में सभी मधुर रस के गुण हैं, और गुरु गुण भी प्राप्त है इनको। ये सारे के सारे गुरु हैं, भारी, पचने में भारी हैं, मधुर रस से समान है, सब कुछ गुण इसके समान है। लेकिन जो वात कारक है ना, और ये सारे जो ऊपर जो दे रखे हैं ये सब वात शामक हैं, वात का नाश करते हैं। लेकिन ये जो है इनमें वात कारक है तो विचित्र प्रत्यारब्ध। तो इसीलिए कहा गया है कि इसका जो प्रभाव है वो अलग है। तो जो क्या है? वात कारक है। वात शामक होना चाहिए था, लेकिन ये वात कारक है। मछली उष्ण वीर्य है, गर्म तासीर की लेकिन शीत वीर्य होना चाहिए था, वो तो पानी में रहती है ना? मछली तो पानी में रहती है तो पानी तो ठंडा होता है, लेकिन इसका गुण बड़ा विचित्र है। उष्ण वीर्य की है, यानी गर्म तासीर की है। सिंह का मांस है, शेर का जो मांस है कटु विपाक होता है, यानी मधुर विपाक होना चाहिए था। ये सभी प्रकार के मांस रस या मांस, वो जितने भी हैं इस प्रजाति की चीजें होती है, वो सब मधुर रस के माने गए, विपाक के माने गए। लेकिन यहाँ पर क्या है? ये तो कटु विपाक का माना गया है, कटु विपाक है ना? तो यही फर्क है उनका। सुअर का जो मांस है वो भी मधुर विपाक माना है, मधुर मधुर होता है। इनके गुणों व कर्मों में विचित्रता ही विचित्र प्रत्यारब्ध कहलाती है। इनके गुणों और कर्मों में जो अंतर देखने को मिलता है, यही एक तरह का विचित्र प्रत्यारब्ध है। यानी एक तरह से ये मान लें
कि वो गुण समान होते हुए भी थोड़ा उसमें कुछ न कुछ अंतर है। सभी गुण समान है, लेकिन फिर भी उसका कुछ न कुछ अंतर है। आयुर्वेदिक विपाक और आधुनिक पाचन। अब एक हमारे सामने चार्ट है और उसके अंतर को हम समझते हैं। आयुर्वेदीय विपाक और आधुनिक पाचन। आज का जो आधुनिक विज्ञान का पाचन है, उसके हिसाब से क्या चीज माने के क्या समझ में आएगा। तो आयुर्वेदीय पाचन, जो आयुर्वेदिक विपाक है, वो किससे कोरिलेट कर सकते हैं आधुनिक विज्ञान के हिसाब से। ठीक है, तो यहाँ पर विपाक, विपाक को यानी मधुर एवं लवण रसों का मधुर विपाक होगा। किसका होगा? मधुर और लवण रसों का। इन दोनों रसों का 6 रस है ना, इन रसों का विपाक क्या होगा? मधुर होगा। तो आधुनिक विज्ञान में क्या माना है इसको? कार्बोहाइड्रेट का पाक ग्लूकोज यानी मधुर रस है। ग्लूकोज क्या है? अब कार्बोहाइड्रेट हमने खाया था, यानी मीठा खाया था, कोई चीज मधुर चीज खाई थी, तो इसका पाक क्या हुआ? इससे क्या बना? ग्लूकोज। इससे विपाक क्या बना? ग्लूकोज। आयुर्वेद में इसी चीज को विपाक बोला है। तो ग्लूकोज भी क्या है? मधुर रस है। आधुनिक विज्ञान के हिसाब से इसका तुलनात्मक अध्ययन करें तो दोनों समानता भी दिख रही है यहाँ पर। ऐसे ही अम्ल यानी खट्टा रस का या एसिडिक रस का अम्ल विपाक है। और यहां पर क्या है? तो प्रोटीन का प्राक एमिनो एसिड यानी अम्ल रस माना है। अब प्रोटीन का जो पाचन होने के बाद में प्रोटीन का तोड़ा जाता है अलग अलग पार्टों में, प्रोटीन टूटता है या अलग अलग बनने का क्रम होता है, ये किससे बनता है? एमिनो एसिड से काउंट होता है। तो बॉडी में अलग अलग प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं, उनका संबंध किससे? प्रोटीन से। और ये क्या है? अम्ल रस है। प्रोटीन क्या है? अम्ल रस है। और कार्बोहाइड्रेट मधुर रस है। यानी अम्ल रस क्या है? प्रोटीन हो गया। तो यहाँ पर हमारे यहाँ अम्ल रस क्या है? विपाक, इसका अम्ल विपाक है। तो अम्ल रस का अम्ल विपाक हुआ हमारे यहाँ आयुर्वेद में। और प्रोटीन का जो विपाक क्या हुआ? यहाँ पर एमिनो एसिड हुआ, ये भी अम्ल रस का ही हुआ। ऐसे ही कटु और तिक्त कषाय रसों का कटु विपाक होता है। किसका? कटु तिक्त कषाय जो तीनों रस हैं, इनका विपाक क्या होगा? कटु रस होगा। कटु तिक्त कषाय तीनों रसों का विपाक क्या हुआ? कटु रस हुआ। भाई कड़वे का तो या कटु या तिक्त होगा, इसका तो कटु कड़वा ही होगा ना विपाक, कटु ही होगा। लेकिन यहाँ ये इधर अंग्रेजी के माध्यम से देखते हैं आधुनिक विज्ञान के हिसाब से, तो स्नेहों का पाक फैटी एसिड तथा ग्लिसरोल यानी ग्लिसरोल, इसका कोरिलेशन कैसे मानेंगे? फैटी एसिड। स्नेह यानी जो कुछ भी स्नेह होते हैं आज के, आ, जो ग्रिसलील ग्रिसलोल जो मिलता है बाजार में, ये सब के ये फैटी एसिड, ये जितने भी फैटी एसिड कहलाते हैं, वो आज के युग के हिसाब से ये सब क्या है? कटु रस प्रधान है। राइट। तो स्नेहों का पाक क्या हुआ? फैटी एसिड, ये सब कटु रस प्रधान हुआ। ऐसे ही ग्लिसरोल या ग्लिसरीन जो भी होता है, ये सब कटु रस प्रदान हुआ। तो इस तरह से कॉरलेशन, तुलनात्मक अध्ययन को हम देख पाते हैं आधुनिक विज्ञान के क्रम में। ये आज का चैप्टर यही समाप्त होता है। और लगभग लगभग हमने
विपाक, रस और इन सभी की जानकारी पूरी प्राप्त और इसमें किसी का कोई प्रश्न यदि शेष रहता है या कोई संशय है तो आप प्रश्न अपना उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। सभी को प्रणाम, नमस्कार।